Good morning, dear students. Today we will study about remaining part of periodic classification of elements. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का अर्लियर कंसेप्ट यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया था। उसमें से हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसमें सबसे पहला डॉवर्नियर का ट्रायड था, सेकेंड वन न्यूलैंड्स का और थर्ड वन मेंडेलीव्स का। तो मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बाद जो है हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन जो बेस्ड होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेसिस क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितना भी केमिस्ट या साइंटिस्ट जो भी आए उन्होंने जो अपना बेसिस बनाया वो एटॉमिक मास को बनाया था। जो भी था, डॉवर्नियर था, न्यूलैंड था, मेंडेलीव था, तीनों का बेसिस क्या था? एटॉमिक मास। तीनों के ही स्टेटमेंट में एटॉमिक मास आता है, यानी कि वो लोग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी माने थे वो एटॉमिक मास को माने थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को नहीं माना गया है। यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या माना गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। तो ये एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बताया कौन था? तो इसके बारे में हेनरी मॉसले जो थे, हेनरी मॉसले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जितना भी नॉन एलिमेंट्स था उस एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल कराया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल कराने के बाद उससे जो रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, यानी कि रेडिएशन को फॉल कराया और उस एलिमेंट्स पे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होता था और उस बाउंसिंग बैक यानी कि रेडिएटेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी नोट करते थे। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है उसको हम लोग यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू का सिंबल है। तो यहाँ पे जो है ये रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया था। तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना इंडिकेट किया कि फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और उस रिलेशन के हेल्प से वो बताए क्या कि हम लोग जो अर्लियर कंसेप्ट में बेसिस मानते थे एटॉमिक मास को, वो बेसिस ही हम लोग का रॉन्ग आ रहा है। मोर फंडामेंटल बेसिस जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के नंबर का। और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। तो यानी कि प्रेजेंट बेसिस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है उस अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो यहाँ पे मॉसले जो है वो बताया कि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इक्वल हुआ एटॉमिक नंबर कहलाया और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो कुल मिला के हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे करेंगे। और क्लास 9th में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन डिटेल डिस्कशन किया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है। वैसे हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग इन ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इस एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल एटॉमिक मास के हेल्प से, तो मोर फंडामेंटल एटॉमिक नंबर को लिए तो मेंडलीफ में जो प्रॉब्लम आया था, जो उसका एनोमेली था, वो इस एटॉमिक नंबर के हेल्प से कैसे रिमूव हुआ। तो सबसे पहले मेंडलीफ का फर्स्ट एनोमेली था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, और आइसोटोप का डेफिनेशन भी बताए थे और क्लास 9th में भी पढ़े थे। आइसोटोप का डेफिनेशन था सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे जैसे कार्बन का एग्जांपल लिए थे 6, 12, 6, 13, 6, 14, तो ये तीनों ही कार्बन एक दूसरे का आइसोटोप है। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करें तो हम लोग जानते हैं सिंबल जो एलिमेंट का लिखा रहता है उसके लेफ्ट साइड बॉटम में लिखा रहता है एटॉमिक नंबर। तो इस तीनों ही एलिमेंट में एटॉमिक नंबर देख सकते हैं 6, 6, 6 है, तो तीनों ही कार्बन का पोजीशन क्या होगा, एक ही जगह, यानी पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखना होगा, एक ही जगह पे रखना होगा। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही जो है आइसोटोप है और तीनों ही कार्बन कहाँ रखा जाएगा, एक ही प्लेस पे। क्यों? क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो मेंडलीफ का जो फर्स्ट एनोमेली था उसको ये एटॉमिक नंबर रिमूव कर दिया। अब इसका सेकंड एनोमेली था एनोमेली पेयर। एनोमेली पेयर में 3 पेयर बताए थे हम। फर्स्ट पेयर आर्गन और पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, टेलुरियम, आयोडीन, ये 3 पेयर बताए थे जहां पे इसका आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा होते हुए भी पहले लिखाया, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा होते हुए भी पहले आया और टेलुरियम का भी ज़्यादा होते हुए भी पहले आया। लेकिन एटॉमिक नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का 19। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसीलिए ये बाद में आया, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कम है इसीलिए ये क्या हुआ, पहले आया। अब इसके बाद जो है कोबाल्ट और निकेल में, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और निकेल का 28 है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका एटॉमिक मास ज़्यादा था बट एटॉमिक नंबर तो कम है, एटॉमिक नंबर कम है इसीलिए ये पहले आया। तो इस तरीके से मेंडलीफ का जो एनोमेली था ये एटॉमिक नंबर को अगर बेसिस मानते हैं तो ये दोनों एनोमेली क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मोस्ले था इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल बेसिस नहीं है, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल बेसिस है, और इसके आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मेंडलीफ का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में सिर्फ एटॉमिक मास को हटा के हम लोग को एटॉमिक नंबर प्लेस कर देना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट होगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक नंबर का। जबकि मेंडलीफ ने क्या बोला था, एटॉमिक मास। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक बनाने का जो तरीका है वो तरीका क्या होगा, तो वो तरीका होगा एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हुए, और एटॉमिक नंबर ही जो है वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो पहले ही बोल दिए हैं एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल है और प्रोटॉन किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसमें जो है वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड्स कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड, तो इसके बारे में ऑलरेडी मेंडलीफ इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्टिकल ग्रुप कितना है यानी वर्टिकल कॉलम कितना है, तो 18 है और हॉरिजॉन्टल रो कितना है, तो 7 है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होगा, 18 और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना होगा, 7। अब हम लोग जो है यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो इसके लिए जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेना होगा। और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है हम लोग क्लास 9th में स्टडी किए थे, बस इसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हम लोग को जो है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो क्लास 10th में जो सिलेबस है वो 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तक याद होना चाहिए। तो आप लोग जो है 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। तो लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि 4 सेल होता है, K, L, M और N। इसके आगे भी हो सकता है बट हम लोग को 4 सेल तक ही पढ़ना है, K, L, M, N। K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, L में 8, M में 18 और N में 32। तो ये नंबर को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इट मीन्स हमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है सेल में। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट सेल यानी के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्लेस कर सकते हैं, 2। तो यहाँ पे रखना कितना है हमें, 3। तो यहाँ पे 2 को प्लेस कर देते हैं फर्स्ट सेल में। फिर बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये नेक्स्ट सेल में जाएगा। नेक्स्ट सेल कौन सा है, एल सेल। इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8, लेकिन हमें प्लेस तो 1 ही करना है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। जो मैक्सिमम नंबर है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम तो प्लेस कर सकते हैं। तो लिथियम का हो गया 2,1। ऐसे ही हम लोग जो है बेरिलियम का लिखेंगे, तो बेरिलियम का 2,2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर है, लेकिन यही नंबर हमें बताएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 4 के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करेंगे सेल में, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, बट हमारे पास 4 है, तो मैक्सिमम से ज़्यादा नंबर एक्सीड नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जो है 2 फर्स्ट सेल में और रिमेनिंग सेकेंड सेल में 8 रख सकते थे, लेकिन उससे कम ही था, तो 2 प्लेस कर दिए। बेरिलियम के बाद बोरॉन का 5, 2,3। तो यहाँ पे बोरॉन का समझ गए होंगे, सिमिलर चल रहा है। कार्बन का 6, 2,4। ऐसे ही हम लोग जो है अगर आर्गन का लिखना चाहें तो आर्गन का क्या होगा, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 288। तो इस तरीके से हम लोग सबका लिख सकते हैं। और लास्ट 2 आप लोग को थोड़ा सा हट के ये रूल है यहाँ पे, पोटेशियम और कैल्शियम का 20। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 19 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में, तो अभी तक हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 10। बचा हुआ कितना है, 9। तो थर्ड सेल में 18 मैक्सिमम हो सकता है, तो उससे तो कम ही फिल करना है। तो यहाँ पे
जनरली हम लोग 9 लिख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक रूल याद ये रखना है कि थर्ड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं फिल कर सकते जब तक कि उसका हायर वाला सेल जो है फिल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं फिल करना है, कब तक, जब तक कि इसका हायर फोर्थ सेल ना भर जाए। तो यहाँ 8 भर दिए, अब बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 हो जाएगा। फिर यहाँ कैल्शियम का लिखेंगे तो सिमिलरली अगर जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे तो 2810 हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड सेल में क्या बोलेगा, 8 से ज़्यादा तब तक नहीं फिल करना है जब तक उसका हायर सेल ना फिल हो जाए। तो यहाँ पे जो है 288 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है ये कैल्शियम का हो गया। तो हम लोग का सिलेबस जो है मात्र 20 तक के लिए ही याद रखना है और उसमें 2 ही थोड़ा सा लिंक से हटके है, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। 18 तक का जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा, 18 एटॉमिक नंबर तक। 19 और 20 को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट हम लोग जो है इसको सब सेल के आधार पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। बस हमें ये 20 तक का याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, तो एक डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल का डेफिनेशन क्या होगा, तो पहले हम लोग वैलेंस सेल का डेफिनेशन यहाँ पे जानते हैं। तो वैलेंस सेल का डेफिनेशन ये होगा, आउटर मोस्ट जो सेल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में फिल किया गया है उसी को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। यानी कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। तो यहाँ लिथियम में देख सकते हैं ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसका नाम क्या होगा K, सेकेंड सेल का L। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सेल में फिल हुआ, L सेल में फिल हुआ, तो इसीलिए ये इसका क्या कहलाएगा, वैलेंस सेल कहलाएगा। बेरिलियम में, तो बेरिलियम में ये फर्स्ट सेल K है, ये सेकेंड सेल L है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया है, L सेल में, तो L क्या होगा, वैलेंस सेल होगा। बोरॉन में, तो बोरॉन का भी सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, L सेल में। कार्बन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, L में। आर्गन में तो ये K है, L है और M है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, M सेल में, तो M सेल को क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे। इसी तरीके से पोटेशियम में, तो पोटेशियम में ये K, L, M और ये N, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, N सेल में, तो N क्या होगा, वैलेंस सेल। यहाँ पे भी K, L, M, N, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, N सेल में, तो ये N क्या कहलाएगा, वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल तो L है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिखे हैं VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितना आया है, 1 है। फिर ये बेरिलियम में, तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो बेरिलियम में जो है 2। बोरॉन में सिंपल सा जो लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग को लिख देना है। कार्बन में कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही आप लोग पोटेशियम में बताइए, वीडियो को पॉज करके और इसको सोचिए पोटेशियम का क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट में, 1, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कैल्शियम में, तो कैल्शियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेंडलीफ ही बोल चुका है एक ग्रुप के एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सेम ग्रुप में लाई करेगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस है, बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हेल्प से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे और जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सेम ग्रुप में फॉल करेगा। तो यहाँ पे जो जितना भी ये लिखे हैं इसमें ये देख के बताइए कि कौन सा 2 एलिमेंट सेम ग्रुप में लाई करेगा। तो यहाँ लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना है, 1 है, और पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना है, 1 है। तो क्या लिथियम और पोटेशियम सेम ग्रुप में होगा? तो बिल्कुल सेम ग्रुप में होगा लिथियम और पोटेशियम। उसके बाद बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। कैल्शियम का कितना है, 2 है। तो नो डाउट ये दोनों सेम ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि ये लिथियम है, लिथियम और यहाँ पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप में लाई कर रहा है। फिर ये बेरिलियम और यहाँ कैल्शियम, तो बेरिलियम और कैल्शियम दोनों सेम ग्रुप में लाई कर रहा है। तो सिंपल सा याद रखना है कि एक ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किए हैं। इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे बट स्लाइड कंसेप्ट के बाद। यहाँ पे अब हम लोगों को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कौन किया था। स्टेटमेंट तो बेसिस तो बता दिया हेनरी मॉसले ने, लेकिन ये फॉर्मेशन कौन किया, तो फॉर्मेशन जो है नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने किया। और ये नील्स बोहर जो थे ये फॉर्मेशन किए और फॉर्म हो के पीरियोडिक टेबल इस फॉर्मेट में आया है। तो इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बहुत हद तक इसी पे बेस्ड रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के बाद का जो वीडियो आएगा वो प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड होगा। तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।